हम लोग यहाँ कंटिन्यू करने वाले थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे अलग अलग एडेप्टेशन में अलग अलग तरह के सिस्टम्स बने और डाइजेस्टिव सिस्टम्स में भी कैसे वेरिएशंस आए। सो यहाँ हम लोग को बात करना था स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स में क्या ये होते हैं, कौन से या फिर ह्यूमन बीइंग्स का जो ये न्यूट्रिशनल सिस्टम है वो कैसे औरों से अलग है या फिर क्या क्या कैरी करता है। जो ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे टोटल एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है, वो एक्सटेंड करता है माउथ से एनस तक। ठीक है। फिगर 5.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट। उस ट्यूब के जो भी ये ट्यूब है, ये माउथ हो गया, ये एनस हो गया। जब आप हायर स्कूल्स में जाएंगे, हायर लेवल की स्टडीज में जाएंगे, तो वहां देखेंगे कि स्टार्टिंग में ऐसे ही सिंपल एकदम सीधे ट्यूब की का निर्माण हुआ और वही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता था। बशर्ते ये जैसे हमारा फूड वो जैसे हमारा फूड फूड कॉम्प्लेक्स होता गया वैसे ही इस ट्यूब की लेंथ को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी और डिफरेंट मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ी। ठीक। जो ऑर्गेनिज्म जितना सिंपल फूड लेते थे, जितना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे न्यूट्रिशन के मामले में, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं उतना ही सिंपल रहा। ठीक है। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हाँ ठीक है। व्हाट हैपेंस टू फूड वंस इट एंटर्स द बॉडी। अब जानने की ये बात है कि ये पूछ रहा है कि स्पेशली जब आप फूड खा रहे हो, फूड के नाम पे कोई भी चीज खा रहे हो, ठीक है, उसके साथ माउथ से एनस तक कौन क्या क्रियाएं होती हैं, क्या एक्शंस होते हैं उस पर, या फिर बॉडी के अंदर चला जाता है तो क्या होता है, तो ये यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक। यहाँ एक एक्टिविटी दिया है कि स्टार्च का सॉल्यूशन लीजिए, 1% स्टार्च का सॉल्यूशन, 2 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए, ए और बी, 1 ml सलाइवा लीजिए टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है, एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 मिनट, 20 मिनट तक, 20 से 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, जिससे कि कलर उसमें डेवलप होगा, और देखेंगे किसमें कलर डेवलप होगा, तो टेस्ट ट्यूब ए में कलर डेवलप होगा। ठीक है। What does this indicate about the presence and absence of starch in 2 test tubes? What does this tell about the action of saliva on starch? तो ये सभी चीजें समझने की जरूरत होगी कि देखिए सलाइवा जब उस स्टार्च से मिक्स होगा तो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देगा और वो सिंपलर फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में आने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि रोटी को चबा के जब ज्यादा देर तक खाया जाता है ना, तो वो स्टार्च मुंह में ही डिग्रेड हो जाता है, वो एक्शन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, और देर तक रखेंगे तो वो सिंपलर फॉर्म में टूटेंगे। और स्टार्च जितना सिंपलर फॉर्म में टूटता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज, तो उसमें से कुछ सिंपलर फॉर्म में टूट के ग्लूकोज आने लगते हैं और उस समय वो रोटी मीठी लगने लगती है। सो वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब बात ये है कि हम डिफरेंट टाइप के फूड खा रहे हैं और हमारे पास डाइजेस्टिव ट्यूब एक ही है। वो ट्यूब भी जरा यहाँ देख लीजिए, वो ट्यूब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये होते होते ऐसे जाते जाते ये ट्यूब में मॉडिफिकेशन यहाँ हल्का सा चौड़ा हो गया, फिर इस ट्यूब में मॉडिफिकेशन हुआ और ये ट्यूब यहाँ से स्टार्ट होते होते ऐसे कॉइल करते करते फिर यहाँ पे मिल रही है और फिर ये ट्यूब ऐसे जाकर यहाँ पे खत्म हो रही है। बस अब डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एक्शन के लिए मॉडिफिकेशन यही है। ठीक है। So naturally the food has to be processed to generate particles which are small and same texture। तो नेचुरली प्राकृतिक तौर पे उनको एक तरह से बनाना चाहिए और एक तरह से उसे
होना चाहिए. दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ. तो अब उसमें क्या कहना चाहिए, क्या होगा कि सबसे पहले हम मुंह में दांतों के थ्रू उसे सेम टेक्सचर में लाने की कोशिश करते हैं, सेम पार्टिकल साइज में लाने की कोशिश करते हैं. दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग इट. सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट. अब ये कैनाल सॉफ्ट है. आप याद याद करिए, टिश्यू में मैंने बताया था एपिथेलियम, एपिथेलियम की बात है. तो ये कैनाल सॉफ्ट होता है. द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ. अब वो फूड इस सिस्टम में स्मूथली मूव करे, इसके लिए उसे स्मूथ भी होना चाहिए, वेट भी होना चाहिए. व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स. मतलब कि जब हम ऐसी चीज खाते हैं जो हमें पसंद है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर. ये केवल पानी नहीं होता है उसे वेट करने के लिए, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलिवरी ग्लैंड्स. अब ग्लैंड की बात है तो इससे कुछ ना कुछ सिक्रेशंस निकलेगा. अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. तो ये तो पहले बात हो चुकी है कि अगर जो ये कॉम्प्लेक्स है तो हमें इंजेस्ट करके इसको डिग्रेड करना पड़ेगा. ठीक है. इफ इट इज टू बी absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into the smaller molecules. आप ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल के लेवल पे इसे ले जाना है. ठीक है. हमने कहा गया कि माइक्रो लेवल पे तो आपका वो है क्या कहते हैं, सेल है, और सेल को एब्जॉर्ब करना है फूड को. तो क्या मान लीजिए 1 माइक्रोन का सेल है, 1 माइक्रोन का सेल है, मान लीजिए माइक्रोन आप मुझे नहीं लगता देख पा रहे हो. मान लीजिए 1 मीटर लंबा चौड़ा एक सेल है. ठीक है. 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, या फिर 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, बहुत बड़ा भी नहीं. तो क्या इसको 1 सेंटीमीटर बड़ा मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो ये अपने अंदर इंजेस्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे काम चला लेगा? नहीं. इसको इसके इस इसको इससे कई गुना छोटा होना पड़ेगा, कई गुना छोटा होना पड़ेगा. ये भी नहीं कि आधा कर देंगे तो हो जाएगा काम. तो वही बात है, जब माइक्रोन लेवल पे हमारा सेल ही है तो मॉलिक्यूल लेवल पे हमारा एब्जॉर्प्शन होगा. तो उसी जो हम कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, जो स्टार्च ले रहे हैं, लाखों यूनिट ग्लूकोज से बना है, और लाखों यूनिट को तोड़ के उसके यूनिट में लाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे लाना पड़ेगा, और एक्चुअली ग्लूकोज के लेवल पे लाना पड़ेगा हर चीज में. तो मैं हल्का सा ये भी बता दूं कि आपसे बात हुई थी, यहाँ पर भी मुझे बताना उचित लग रहा है कि अगर हम स्टार्च की बात कर रहे हैं, स्टार्च नहीं, कार्ब्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने हुए हैं. अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो ये एमिनो एसिड से बने हुए हैं. अगर हम फैट एंड लिपिड्स की बात कर रहे हैं तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से के यूनिट से बने हैं, फैटी एसिड के उससे बने हुए हैं. विटामिन्स भी कुछ प्रोटीन ही होते हैं, तो एट लास्ट वो भी एमिनो एसिड लेवल पर ही लाना है. मिनरल्स जो होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ साल्ट्स होते हैं, उनको भी एक मॉलिक्यूल लेवल पे लाना होगा. ठीक. एक्चुअली अब जब हम खाते हैं तो ये सबको मिला के खाते हैं, तो इसीलिए इन सब पे एक ही साथ एक्शन करने की जरूरत होगी और पर्टिकुलर कंटेंट को उसके पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग यूनिट में लाने की जरूरत होगी. ठीक. एंड दिस इज स्टार्टेड विद द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इज कॉल्ड एंजाइम. तो स्मॉलर मॉलिक्यूल में लाने की प्रक्रिया जो होती है वो एंजाइम्स के थ्रू होती है. बहुत जल्दी से तोड़ते हैं, टूटने को तो वो देर में टूटेगा. आप देखिए, आप ही सोचिए कि आपके जो स्टार्च था उसको आप सलाइवा के साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रखें तो 20 से 30 मिनट लगा. तो क्या आपको 20 से 30 मिनट मुंह में चबाना चाहिए? उस स्टार्च को जब आप चावल खा रहे हैं, आप वो खा रहे हैं, 20 मिनट तक चबाएंगे तो आप कितनी देर खाएंगे? तो उस चीज को फास्ट करने के लिए इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है और आपके बॉडी के एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है जो इस ट्यूब में मिलती है. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज. अब ये भी एक एंजाइम का नाम है, एमाइलेज.
अब चीजें कुछ तरह से ये भी याद कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट पे जो एंजाइम काम करेगा वो एमाइलेज होगा, प्रोटीन पे जो एंजाइम काम करेगा प्रोटीएज होगा, फैट और लिपिड पे जो एंजाइम काम करेगा वो लाइपेज होगा। जरा सा मैं और इसकी थिकनेस इंक्रीज कर लूं, ठीक है, लाइपेज होगा, और फिर ये तो वही है, अमीनो एसिड और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट अगर जो यहाँ एमाइलेज है तो ये एक्शन करेगा किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे। मतलब कि जब आप स्टार्च खाते हो, चावल खाते हो, या फिर गेहूं से बनी रोटी खाते हो, या फिर किसी भी मैदे का रोटी खाते हो, तो उसका डाइजेशन आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च which is complex molecule to give simple sugar. And what is the simple sugar? Is that glucose. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. तो ये thoroughly mix किए जाते हैं सलाइवा के साथ while chewing, और मुंह में घुमाया भी जाता है इसको टंग के हेल्प से, जीभ की सहायता से। It is necessary to move the food in regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. तो यहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ आने से पहले उसका ये रिक्वायरमेंट इसके पहले वाले उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी ये एक्चुअली अच्छे से काम कर पाएगा। अगर आप सही से नहीं चबाते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा नहीं, टेक्सचर सही नहीं रहेगा उस निवाले का, एमाइलेज की एक्टिविटी शुरू नहीं हुई रहेगी, तो यहाँ पे जाने पे डाइजेशन में दिक्कत होगी, ठीक है। अब द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. अब कहने का मतलब ये है कि मुंह में जाने के बाद यहां से जब कोई एक पर्टिकुलर निवाला यहाँ से बढ़ रहा है, तो मान लीजिए आपने खाया है, तो आप कभी कभी फील करते होंगे, तो ये जो काला वाला लाइनिंग है ना आपके एलिमेंट्री कैनाल का, तो ये यहाँ से पुश करता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक। और ये सेक्शन आगे धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा। और यही मूवमेंट जो होती है इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक, ठीक, मूवमेंट कहते हैं। और इसी के थ्रू हमारा जो भोजन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता रहता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप और एसोफिगस। तो अब ये जो पार्ट है, एक्चुअली जो फूड हम खा रहे हैं, तो ये माउथ का पोर्शन हो गया, लेट्स गेट माउथ का पोर्शन हो गया। ये जो पोर्शन है ओसोफिगस कहलाता है। तो मतलब कि जो कनेक्टिंग है स्टमक से लेके माउथ तक का जो पाइप है उसे ओसोफिगस कहते हैं, ठीक है। दिस स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब ये फूड एंटर करेगा तो इसकी भी साइज बढ़ती और घटती है, ठीक है, बढ़ती और घटती रहती है। The muscular wall of the stomach help in mixing the food through thoroughly with more digestive juice. तो फूड यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे जो फूड है, फूड प्लस एमाइलेज आया है, AMY होता है, एमाइलेज आया है, ठीक। यहां से जो फूड आया है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ऐड किया जाएगा डाइजेस्टिव जूसेस। अब इस डाइजेस्टिव जूस में क्या होंगे, इसमें भी डिफरेंट एंजाइम्स होंगे जो उसका ब्रेक डाउन करेंगे। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये सिक्रीशन कैसे हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। आप याद करिए सलाइवरी ग्लैंड से
से सलेवरी एमाइलेज सिक्रीट हो रहा था। यहां गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात आई है तो ये स्टमक में होता है, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहां एक HCl सिक्रीट किया जा रहा है, साथ में कॉल्ड पेप्सिन, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी यहां से निकाला जाता है, पेप्सिन। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या हो रहा है, स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये सिक्रेट करता है HCl और पेप्सिन। तो दो आपके पास ग्लैंड हो गए और एंजाइम्स भी हो गए कुछ। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। कहां थे हम लोग, पेप्सिन कंप्लीट हो गया। और कुछ म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं ये। म्यूकस क्यों, क्योंकि हमारा पेट भी जो है वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट शो करेगा। तो हमारा माउथ तो वेट था, ठीक है, उसको बचाने के लिए माउथ को वेट कर दिया गया, सलेवरी ग्लैंड सिक्रीट करता था। अब यहां भी आया है तो म्यूकस क्या करेगा, आप जरा सा देखिए, मैं कोशिश करता हूं इसे जरा सा जूम कर लूं, जूम करके आपको दिखा दूं। तो मान लीजिए यहां पे फूड आया, यहां पे फूड आया, ठीक, और यहां पे एसिड सिक्रीट हो रहे हैं, यहां से एसिड निकल रहा है, ठीक है, यहां से एसिड में भी आप देख पा रहे हैं कि नहीं, रुकिए दूसरा कोई कलर लेता हूं, हाँ, यहां से एसिड सिक्रीट हो रहा है। अब एसिड सिक्रीट होके तो रुकेगा यहीं, तो इस पे तो एक्शन करेगा ही, लेकिन वापस ये आपके पेट के वाल पे जो ब्लैक कलर में दिखाई जा रही है उस पे ना एक्ट कर दे। तो इसके लिए यहाँ एक म्यूकस की लाइनिंग भी रखनी पड़ेगी, तो इसीलिए वहां पे एक म्यूकस की लाइनिंग बनाई जाती है, म्यूकस भी छोड़ा जाता है। तो म्यूकस के ऊपर अब ये एसिड आ जाएगा, अब ये एसिड म्यूकस के ऊपर रहेगा, ठीक, और आपके पेट को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आपके खाने पे एक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बचाव भी कर रहा है, एनवायरमेंट दे रहा है और आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं आगे। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। अब HCl का काम क्या है, HCl का काम क्या है कि इसको एनवायरमेंट दे, एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जरा सा एक और फैक्ट इसमें बता दूं कि पेप्सिन तो सिक्रीट होता है, लेकिन सबसे पहले ये सिक्रीट होता है पेप्सिनोजेन। जेन मतलब जेनरेट करने वाला। तो ऐसा एंजाइम जो पेप्सिन को जेनरेट करेगा वो पहले सिक्रीट होगा, फिर जो HCl सिक्रीट हुआ है, पेप्सिनोजन प्लस HCl मिलके क्या बनाएंगे, पेप्सिन। अब ये एक्शन में आएगा। अगर जो HCl खत्म हो गया, अगर जो HCl यहां नहीं आया तो ये पेप्सिनोजेन के ही फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए HCl जरूरी है। What other function do you like? It's served by the acid. और क्या एक्शंस हो सकते हैं जो कि इस एसिड ये एसिड सर्व करता होगा। देखिए, एनवायरनमेंट तो प्रोसीड बनाता ही है, साथ में एक और काम हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया या अदर कंटामिनेंट्स अगर जब हमारे बॉडी में गए हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग। अब वही बात फिर से बताने लगा, ऑफ द स्टमक फॉर द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो अगर उसमें खाना नहीं है तो उस एसिड से हमारा पेट ना खराब हो जाए, पेट का के वॉल्स ही ना डिग्रेड हो जाए, उससे बचाने के लिए। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव। तो क्या उसे इससे वो किया जा सकता है।
तो कुछ हद तक किया भी जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए उनके जो अडल्ट होते हैं या फिर जो बहुत बड़े होते हैं, लोग होते हैं, उनका कुछ न कुछ मल फंक्शनिंग आ जाता है, जिससे एचसीएल का सिक्रेशन और आपके बॉडी बॉडी का कोऑर्डिनेशन जरा सा बिगड़ जाता है, तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। अब देखिए यहाँ पे जरा सा और हल्का सा ऐड कर दूं, अगर जो ये बात आ गई है तो ये जितने भी चीजें हैं ध्यान दीजिएगा, जहां जहां भी आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए मूव करना होगा वहां वहां एक स्टॉपेज दिया जाएगा। तो यहां भी जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक निकलोगे नहीं, ठीक। तो ये तो जाहिर सी बात है, अब निकल लिया तो यहां पर भी एक वाल्व लगा होता है, ठीक। इस तरह से नहीं, समझ लीजिए इस तरह से लगा होता है, ठीक है। ये वाल्व खाने को इधर जाने से, इन सबको इरेज कर दूं, बस हम वाल्व की बात करेंगे इस समय, ठीक। अब खाने को ये इधर से, अरे यार तो यहाँ पे क्या करने वाला था, हाँ ये चीज आ गई। तो ये जो पार्ट है खाने को यहां से उधर वापस जाने से रोकेगा, ठीक है। उसी तरह का एक वाल्व यहां भी लगा होता है, इसी स्पिंक्टर की बात वहां पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट इधर से इधर खाना वापस आने से रोकेगा, ठीक है ना। बच्चे जब नए पैदा होते हैं तो यही वॉल्व पूरी डेवलप नहीं हुई रहती है, इसीलिए उन्हें जो खिलाया जाता है हल्का सा डाउन कर दो, सर नीचे पड़ जाता है तो तुरंत बह के अपने आप चला आता है, ठीक है ना। तो उन्हें इसीलिए उल्टियां ज्यादा होती हैं, बशर्ते हमें भी जब उल्टी होती है तो इसमें मलफंक्शन होता है, ये जबरदस्ती इधर होता है और फिर उल्टी होती है, ठीक है। मुझे लगता है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वेरी गुड। हाँ, स्पिंक्टर होता है और विच रिलीज स्पिंक्टर मसल विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका एक और फंक्शन होता है कि यहां से जो मूव कर रहा है, जो खाना आपका मूव कर रहा है इधर से इधर छोटे छोटे पार्ट में मूव कराता है, छोटे छोटे पार्ट में मूव कराता है, एक ही बार पूरा खाना नहीं जाने देता है, ठीक है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहा जा रहा है, अब तक हम लोगों ने देखा है माउथ, फिर देखा माउथ से कहा गया स्टमक, अब फिर जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। This is the longest part of alimentary canal, which is fitted into the compact space between the extensive because of extensive coiling. The length of a small intestine differs in various animals depending on the food they eat. अब यही चीज मैं बताया था कि वो मॉडिफिकेशन जितना कॉम्प्लेक्स हम लोग खाएंगे उतना ही अब्जॉर्प्शन एरिया की जरूरत पड़ेगी, और उतनी ही अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने के लिए उतना ही लंबा इंटेस्टाइन चाहिए होगा, ठीक है। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to digest, ठीक है। सेलुलोज का डाइजेशन बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही तगड़ा स्टार्च का वो ब्रांचिंग होती है, तो इसलिए उन्हें सबसे लंबे इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है। मीट इज easier to digest, hence carnivores like tigers and the shorter small intestine. जो कार्निवोर्स हैं have a shorter और small intestine, shorter is small intestine रखते हैं, उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की उतनी ज्यादा जरूरत, ठीक है। और हम ओमनीवोर्स हैं तो हमें दोनों के बीच की जरूरत है, ना गाय भैंस जैसे जितनी लंबी, ना बकरियों जितनी लंबी, ना ही कार्निवोर्स जितनी छोटी। द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब यहीं पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के और
फैट्स के। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर। अब इसके पास सिक्रीशन कहां कहां से आ रहा है? स्टमक के पास तो अपना खुद था, ठीक है, माउथ के पास अपना खुद था, लेकिन जब इंटेस्टाइन की बात आती है और यहाँ पे एक्सटेंसिव एब्जॉर्प्शन और ये सबसे इलेबोरेट स्ट्रक्चर है, तो इसको सिक्रीशन देने के लिए एक कंप्लीट एक सेट भी दिया गया, ठीक है, ग्लैंड्स भी दिए गए अलग से, जिसमें लीवर आता है और पैनक्रियाज आते हैं, ठीक है, लीवर और पैनक्रियाज। लेट्स सी वेयर इज द लीवर एंड वेयर इज द पैनक्रियाज। सो दिस इज द लिवर, ये हिस्सा लीवर है और ये हिस्सा पैनक्रियाज है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिवर। और इसी लीवर के साथ जुड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर, ठीक है, वो भी जो इसका सिक्रेशन होता है उसे स्टोर करता है, ठीक है ना। देखिए ये एक स्टोरेज का वो आ रहा है और ये डिस्पेंसिंग का डक्ट जा रहा है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। हाँ भाई, स्टमक में हमारा जो एनवायरनमेंट था उसमें एसिड सिक्रेट किए थे, HCl, तो एसिडिक होगा। एंड नाउ हैज टू मेड अल्कलाइन। भाई एसिडिक कंडीशन में हमने डाइजेशन कर लिया, अब अल्कलाइन मीडियम में भी करेंगे तभी तो कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो मेड बाय अल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें एंजाइम्स कहां से आ रहे हैं? एंजाइम्स वाला टोटल पोर्शन पैनक्रियाज क्रिएट कर रहा है, ठीक, पैनक्रियाज एंजाइम दे रहा है और इस एंजाइम को वर्क करने के लिए लीवर, गॉल ब्लैडर इसको एनवायरनमेंट दे रहा है, अल्कलाइन मीडियम बना रहे हैं, ठीक है ना। Bile juice from the liver accomplishes this action in addition to acting on fat. अब बाइल जूस जो लिवर से निकल रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो बाइल जूस का क्या काम है? तो बाइल जूस का काम होता है ये अल्कलाइन मीडियम देना, साथ ही साथ ये हल्का फुल्का फैट पर भी वर्क करता है। हो गया दोहरा काम, एक पंथ दो काज। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल। अब इंटेस्टाइन में ये फैट इमल्सिफाई हो जाते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में आ जाते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है या इंटेस्टाइनल एंजाइम है, उस वो एंजाइम इस फैट पे वर्क कर पाए। सो बाइल में कुछ साल्ट्स भी होते हैं जो इनको ब्रेक करते हैं, किसमें? स्मॉलर ग्लोब्यूल में, और जिससे कि इंक्रीज हो जाता है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब मैं जरा सा एक एग्जांपल देता हूं, ये आपका फैट ग्लोब्यूल है, ठीक, और ये आपका एंजाइम है। दूसरा कलर ले लेते हैं। हाँ, ये आपका एंजाइम है, इसके चारों तरफ एंजाइम मान लीजिए सीक्रेट होगा तो चारों तरफ पुता ही जाएगा ना। अब बात आती है कि इस रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, तो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ेंगे तो इस तरह से टूट जाएगा पूरा। अब इन सब के पास यही एंजाइम सबके चारों तरफ लग जाएंगी, सबके चारों तरफ लग जाएंगी, तो इसमें एक्शन तेजी से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो इसीलिए इसको यही काम करता है जो बाइल जूस के साल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। दिस इज सिमिलर टू द emulsifying action of soap on dirt that we have learned about in chapter 4। तो ये उस बारे में बात कर रहा है कि इसी एक्शन के थ्रू जो हमारा साबुन होता है हमारे शरीर से गंदगी को निकालता है, साबुन उस डर्ट के चारों तरफ हो जाएगा और एट लास्ट धुल जाता है। द पैनक्रियास सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियास की बात होने लगी, अब तक बाइल की बात हो रही थी। तो पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इसमें होते हैं एंजाइम, कौन सा दे रहा है? ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज। तो ये किस पे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है प्रोटीन पर और सॉरी, ये प्रोटीन पे एक्ट करता है, और दूसरा क्या होता है, लाइपेज, जो कि जाहिर सी बात है लिपिड या फैट पर एक्शन करेगा फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फ्लैट। अब वो फैट, उस इमल्सिफाइड फैट को ये डिग्रेड करेगा। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी वॉल ग्लैंड्स कंटेन कर रहे हैं विद सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। अब वो क्या कर रहे हैं, बाइल वाले का बाइल जूस कह दिया गया, इंटेस्टाइन वाले को पैनक्रियाटिक जूस कह दिया गया, इंटेस्टाइन वाले को इंटेस्टाइनल जूस कह दिया गया। अब इसमें देखिए क्या सिक्रीट हो रहा है, दिया है कुछ? नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं लग रहा है दे रहा है। The enzymes present in it finally convert the protein to amino acid, complex carbohydrate into glucose and fats into the fatty acid and glycerol। मतलब कि इसमें कुछ एमाइलेज भी हैं, कुछ प्रोटीएज भी हैं और लाइपेज भी हैं। फाइनल एक्शन दे दिया सबके साथ। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय walls of intestine, thick walls of intestine. The inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi or villi, which increases the surface area of absorption। तो जैसे एक्शन करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ाना था, पार्टिकल्स को तोड़े गए थे, उसी तरह एब्जॉर्प्शन के लिए, उतना ही तेज एब्जॉर्ब करने के लिए हमें अपना सरफेस इंक्रीज करना होगा, और ये किया जाता है विलाइज के थ्रू। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स। अब देखिए आ गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ब्लड वेजल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहुंचा दिए, वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड एट लास्ट वहां एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। हर सेल में वो फूड जाएगा, वहां माइटोकॉन्ड्रिया होगी, माइटोकॉन्ड्रिया उस फूड पार्टिकल का इस्तेमाल करके, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाएगी। ठीक, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू, वो सारी चीजें इसमें काम आएगी। द unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन से बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, वेयर इसके लार्ज इंटेस्टाइन के जो वो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी रहता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। वहां भी एनल स्फिंक्टर एक वाल्व होता है जो कि उसे रेगुलेट करता है। ठीक है, अब देखिए हमने कुछ क्लियर किया कि नहीं, डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। या वी डिड इट वेरी वेल। वेयर डू प्लांट गेट each of the raw material required for photosynthesis। मैंने एरो दिखा के इसी सेक्शन में इस कोने पे दिखाया था कहां से कैसे क्या मिल जा रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, आज ही बात हुई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, वेरी गुड, वी लर्नड इट वेरी वेल। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन किया गया है कि फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। अभी जल्दी ही बात हुई है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब मुझे लगता है लेक्चर काफी ज्यादा हो गया है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में। तो न्यूट्रिशन के बारे में और बात होगी, और विलाई वगैरह के बाद मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, विलाई का डायग्राम भी दिखा दूंगा और अच्छे से, और वो चीजें कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ रहने के लिए पूरे वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।